हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम हमारी जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट के प्रश्न उत्तर पढ़ रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के। उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो, और अति लघुत्तरीय प्रश्न उसमें पढ़े थे। आज हम लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट प्रश्न हमारा है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो देखिए, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन तथा गणतंत्र की स्थापना कन्वेंशन के द्वारा 21 सितंबर 1792 को की गई थी। 21 सितंबर 1792 को की गई थी। देखिए, कन्वेंशन नवनिर्वाचित असेंबली। देखो, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन तथा गणतंत्र की स्थापना कन्वेंशन जो है नवनिर्वाचित असेंबली के द्वारा 21 सितंबर 1792 को की गई थी। सन 1793 से 1794 1793 से 1794 तक जैकोबिन सरकार द्वारा आतंक का राज रहा। जैकोबिन सरकार के पतन के पश्चात सत्ता मध्य वर्ग के से संपन्न तबके के पास आ गई थी। नए संविधान के अंतर्गत 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया, ताकि जैकोबिनों की तरह शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो, परंतु डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से में होता और परिषद उन्हें बर्खास्त करने की कोशिश करती। देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई, जिसके परिणाम स्वरूप नेपोलियन के रूप में सैनिक तानाशाह का उदय हुआ। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, देश में फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई, इसके कारण नेपोलियन का उदय हो गया था। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 1848 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, देखो, रूढ़िवादी शक्तियां 1848 में यानी 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब रही, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता है। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस से भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैंग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता साफ हुआ। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न 3 है, इटली के एकीकरण में जूसेपे गैरिबाल्डी के योगदान का उल्लेख कीजिए। जो इटली का एकीकरण हुआ था, इसमें गैरिबाल्डी की क्या भूमिका रही थी, इसका उल्लेख हमें करना है। देखो, गैरिबाल्डी इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, यद्यपि वह मेस्सीनी के यंग इटली आंदोलन से जुड़ा था, परंतु उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1860 में 1860 में दक्षिणी इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान था। इसमें स्वयंसेवकों की संख्या 30,000 हो गई और यह रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए। वह दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। फोर्थ क्वेश्चन है, 1815 1815 के बाद रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार से राष्ट्रवाद में वृद्धि के लिए उत्तरदायी थी।
1815 के पश्चात रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश होने के कारण आलोचना और असहमति सहन नहीं करती थी। अतः विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए गए, जैसे सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों, पुस्तकों आदि पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया। परंतु दूसरी ओर उदारवादी राष्ट्रवादी प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। सरकारों की दमन नीति के भय से काफी उदारवादी राष्ट्रवादी भूमिगत होकर अपनी गतिविधियां चलाने लगे। ये लोग स्वतंत्रता और मुक्ति का संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध थे और राष्ट्र राज्यों की स्थापना करना चाहते थे। इस प्रकार रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं राष्ट्रवाद की वृद्धि के लिए उत्तरदायी थी। 5th नंबर का क्वेश्चन है, क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना प्रकार के अंतर्विरोध थे? इसका आंसर है हाँ। सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में कई अंतर्विरोध थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। सभी को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। फ्रांस में 2 प्रकार के नागरिक थे, एक सक्रिय नागरिक जिन्हें मतदान का अधिकार था। ठीक है, तो फ्रांस में 2 प्रकार के नागरिक थे, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय नागरिक जो थे उनको मतदान यानी वोट देने का अधिकार था। सक्रिय नागरिकता केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को प्रदान की गई, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ठीक है, तो सक्रिय नागरिकता 25 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को प्रदान की गई थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स वहां पे करते थे, वो ही सक्रिय नागरिक माने गए। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना आवश्यक था। उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में अंतर्विरोध थे। इसलिए क्रांतिकारी पत्रकार ज्या-पाल मरा ने अपने अखबार लामी द पीपल, जनता का मित्र, ये जो पत्रकार का नाम है ज्या-पाल मरा, इसका अखबार था लामी द पीपल, ठीक है, जिसका हिंदी में बोलते हैं जनता का मित्र, में निम्नलिखित टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंपा दिया गया। जो जनता के प्रतिनिधित्व का जो कार्यभार है वह अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। ठीक है, ये किसने बोला है? ज्या-पाल मरा ने अपने अखबार में लिखा है लामी द पीपल, जिसको जनता का मित्र कहते हैं, उसमें ये टिप्पणी उन्होंने की है। 6th नंबर का क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने किस प्रकार यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? स्पष्ट कीजिए। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम के अनेक लोगों का समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया।
लॉर्ड बायरन जैसे कवि ने संघर्ष के लिए धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो लॉर्ड बायरन की मृत्यु जो थी वो 1824 में बुखार के कारण हो गई थी। अंत में 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के अंतर्गत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकृति मिली। यूनान की स्वतंत्रता को रूस, इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो जो कुस्तुनतुनिया की संधि थी वो 1832 में हुई थी, और जो कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई। और मान्यता जो थी किसने दी? रूस, इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा यूनान को मान्यता दे दी गई। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जर्मनी की पहला प्रश्न है, जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास था, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इटली अनेक वंशानुगत राज्यों या बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, तो इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में। देखो 7 राज्यों में बटा हुआ था। एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बूर्बो राजाओं के अधीन था। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। इटली के एकीकरण में मेस्सीनी, गैरिबाल्डी, काबूर और सार्डिनिया पिटमांड के शासक विक्टर इमैनुएल II का योगदान था, जिनके प्रयत्नों से इटली का एकीकरण संभव हो सका। ठीक है, तो इटली का एकीकरण किन किन के प्रयासों से हुआ था? मेस्सीनी, गैरिबाल्डी, काबूर और सार्डिनिया पिटमांड का शासक था विक्टर इमैनुएल II। ठीक है, इनके प्रयासों से इटली का एकीकरण संभव हुआ। मेस्सीनी ने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है, तो यंग इटली नामक गुप्त संगठन था, ये किसने बनाया था? मेस्सीनी ने। काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, यह ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। कौन? काबूर। ठीक है, काबूर जो था ना तो कोई क्रांतिकारी था और न ही वह जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। फ्रांस से सार्डिनिया पिटमांड की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूर का हाथ था। फ्रांस से सार्डिनिया पिटमांड की एक चतुर कूटनीतिक संधि हुई थी, जिसमें किसका हाथ था? काबूर का। काबूर का हाथ था से सार्डिनिया पिटमांड 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। गैरिबाल्डी के प्रयत्नों से 2 सिसिलियों से स्पेनी शासकों को हटाने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार अंत में इटली का एकीकरण हुआ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था और उसकी प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए? वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के युद्धों के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तनों को समाप्त करना था। जो नेपोलियन के युद्ध हुए थे उसके बाद जो परिवर्तन हुए थे, तो उन परिवर्तनों को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, वियना कांग्रेस का। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए। क्या निर्णय लिए गए? फ्रांस में बूर्बो वंश को सत्ता दी गई। फ्रांस में बूर्बो वंश को सत्ता दे दी गई।
फ्रांस से सभी विजित प्रदेश वापस ले लिए गए। फ्रांस के द्वारा जो प्रदेश जीते गए थे वो उससे वापस ले लिए गए थे। फ्रांस की सीमा पर कई राज्यों की स्थापना की गई ताकि वह दोबारा अपना विस्तार ना कर सके। जो फ्रांस है उसके आसपास उसकी सीमा पर कई राज्यों की स्थापना कर दी गई ताकि फ्रांस दोबारा अपना विस्तार ना कर सके। जैसे उत्तर में नीदरलैंड्स और दक्षिण में पिटमोंट में जेनोआ को सम्मिलित कर दिया गया। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों का जर्मन महासंघ बरकरार रखा गया, परंतु प्रिसा को सैक्सनी का एक भाग दिया गया। रूस को पोलैंड का एक भाग दिया गया। इस प्रकार न केवल पुराने शासकों को पुनः स्थापित किया गया बल्कि एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित की गई। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ब्रिटेन किस प्रकार से एक राष्ट्र राज्य बना? 18वीं सदी से पूर्व ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, यानी ब्रिटेन कोई राष्ट्र या देश नहीं था। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। जो अलग अलग समूह के लोग थे, ठीक है, तो इनकी अपनी संस्कृति और अपनी अपनी राजनीतिक परंपराएं थी। समय के साथ जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। 1688 की शानदार क्रांति। संसद और राजतंत्र में एक लंबे टकराव और संघर्ष के पश्चात संसद ने 1688 में राजतंत्र की शक्ति छीन ली। ठीक है, 1688 में एक क्रांति हुई थी। ठीक है, इसमें संसद और राजतंत्र में टकराव हुआ था, संघर्ष हुआ था। इसके पश्चात जो संसद थी, इसने 1688 में राजतंत्र की शक्ति छीन ली थी। संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। संसद आ गई तो एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हो गया और सेंटर में कौन था? इंग्लैंड। 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? 1707 में। 1801 में आयरलैंड को मिलाना। आयरलैंड में प्रोटेस्ट धर्म के अनुयायियों का बहुमत था। उसका प्रयोग कैथोलिक विद्रोह को कुचलने के लिए किया गया। अंत में 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो आयरलैंड को 1801 में जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसके अपने प्रतीक चिन्ह ब्रितानी झंडा, जिसको बोलते हैं यूनियन जैक, और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग थे। इस प्रकार ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप से भिन्न था। तो बच्चों, इस जो हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है, इसके जो भी मुझे इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर लगे थे वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, हो सके तो आप अपनी नोटबुक में भी इनको नोट कर लेना और अच्छे से इनको तैयार कर लेना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि उनके भी काम आ जाए। और इन वीडियो को बार बार देखो, पढ़ो। ठीक है।
थैंक यू।